क्या पिटोगे? इतना ध्यान रखना, पढ़ाई पे ध्यान रखना, पढ़ाई। तो चलिए आज आगे की पढ़ाई करते हैं। कल हमने द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य विनाशता का नियम पढ़ा। आज जो हमारा नियम है, जो इस नियम को हम पढ़ेंगे वो है स्थिर अनुपात का नियम। कि स्थिर अनुपात का नियम क्या रखना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो अभिक्रिया आधारित है, और जो आपका स्थिर अनुपात का नियम है वह यौगिक पर आधारित है, यौगिक पर निर्भर करता है। तो स्थिर अनुपात का नियम पढ़ते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम कहता क्या है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, ध्यान रखिएगा, किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में, किसके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित, यहाँ पे आप सरल भी लिख सकते हैं, एक निश्चित व सरल अनुपात होता है। निश्चित व सरल अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। क्या कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम? कि कोई भी यौगिक है, उसमें जो तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों के मध्य एक सरल निश्चित अनुपात होगा, सरल या निश्चित अनुपात होगा, चाहे उस यौगिक को आपने किसी भी विधि से प्राप्त किया हो। इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस विधि से उसे प्राप्त किया है। हम उदाहरण की ओर चलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की ओर देखें, जैसे H2O वाटर, यदि मुझे पानी पीना है और यदि वह शुद्ध है तो मैं पानी को पी लूंगा। मुझे इससे फर्क नहीं है कि पानी किस विधि से लाया गया है या कहां से उठा के लाया गया। यदि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है, वो ये पानी यदि प्योर है तो मैं उस पानी को पी लूंगा। उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि यह पानी किस बैटर से, किस विधि से बनाया गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो H2O है उसमें आप देखिए कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो एक होता है, और दो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो ये 16 मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजीली आप याद कर सकते थे कि हाइड्रोजन का 1 होता है और 16 और 8 ऑक्सीजन का। ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देखा। अब जब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो ये अनुपात आ जाएगा 1:8। क्या गया? 1:8। इनके मध्य का जो अनुपात है सरल है, कोई भिन्नात्मक फॉर्म में नहीं, किसी अनुपात में सरल अनुपात है। कैसा है? सरल अनुपात है और निश्चित अनुपात है। निश्चित कैसे होगा? कि आप वाटर का फॉर्मेशन, यदि आपको H2O बनाना है तो H2O आप तभी बना सकते हैं जब 1 अनुपात का हाइड्रोजन और 8 अनुपात का ऑक्सीजन मिलेगा। यदि आपने कुछ चेंजेस किए इन रेशियो में तो आपके वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा एग्जांपल, और हम एक एग्जांपल की ओर चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। तो जो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे वो होगा हमारा CO2 का लेते हैं। तो हम इस नियम को एक और एग्जांपल के तौर उदाहरण पे समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। CO2 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए CO2 में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। कितना कार्बन है? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार आपको पता है, और कार्बन का जो परमाणु भार होता है 6 से 12 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का परमाणु भार 12, और 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजनों का परमाणु भार क्या हो गया? 32। इनको डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 16 और 3 रेशियो 8। क्या जाएगा? 3:8। इनके मध्य भी आप देखिए एक सरल अनुपात है सरल अनुपात?
ध्यान से देख रहे होंगे आप, सरल अनुपात है। तो CO2 का फॉर्मेशन भी आप जब इसी रेशियो पे ऑक्सीजन और कार्बन को मिक्सअप करेंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये अलग मैटर है कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को किस मेथड से बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो आपको उतने ही अनुपात पे ऑक्सीजन और कार्बन उपस्थित होने चाहिए, तभी जाके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को ध्यान। तो स्थिर अनुपात का नियम यही बताता है कि कोई भी यौगिक है तो उसमें उपस्थित तत्व एक सरल और निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो। ठीक है। पढ़ना मत नहीं तुम, बस हंसते रहना। अच्छा लग रहा है हंसने में। फिर इसी तरह फेल हो जाओगे तो फिर आना मेरे पास, कहना सर मैं फेल हो गया, तो फिर बताऊंगा मैं। ठीक, पढ़ लो बेटा पढ़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब पढ़ेंगे इसके बाद, हमने 2 नियम पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य विनाशता का नियम, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरा नियम हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात, कि गुणित अनुपात का नियम क्या है। इसको जॉन डाल्टन ने, इस नियम को जॉन डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया। कब प्रतिपादित किया? 1803 में। ये जो साल है ना, वर्ष है, आप ये ध्यान रखिए कि जॉन डाल्टन के नाम से रजिस्टर्ड है। 1803 इज रजिस्टर्ड है। किसके नाम से? जॉन डाल्टन। इस नियम के आधार पे जॉन डाल्टन ने बहुत से और केमिस्ट्री का रासायनिक एक्सपेरिमेंट किए और उनके बारे में बताया। मैं भी आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये आपके काम की चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, केवल आपका काम का ये नियम है। तो इस नियम पे चर्चा करते हैं। तो जो हाँ, बस तुम्हारे नाम से 2022 ये 22-23 फेमस हो जाएगा कि फेल हो गया सात्विक, है ना। बस बस। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि 2 तत्व, ध्यान रखिएगा, 2 तत्व आपस में मिलकर, 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं। 2 तत्व रिएक्ट करते हैं और 2 या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, जो आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्या करेगी? संयोग करेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। गुणित अनुपात के नियम में कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर, ठीक है, जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उन यौगिकों में बनने के लिए एक तत्व की अलग अलग मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। उदाहरण से समझते हैं हम, एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे CO2 का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो CO बनता है। ठीक है, मान लीजिए 2 क्रियाएं कराते हैं और C+O2 रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है। अब दोनों स्थितियों में आप देखिए, ये है CO और ये है CO2। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी है? 6 है। कार्बन की मात्रा कितनी है? 6 नहीं ना, कितनी है? 12। मैं यही चेक कर रहा था आपको। कार्बन की मात्रा 12, ऑक्सीजन की मात्रा 16। यहाँ पे कार्बन की मात्रा 12, ऑक्सीजन की मात्रा 32। ठीक, आप यदि इसको और सरल अनुपात में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा
और ये 8 आ जाएगा, और सरल इजी करने पे। ठीक, तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, देखिए दोनों में देखिए, CO में और CO2 में, दोनों में आप देखिए कि कार्बन की मात्रा निश्चित है। कार्बन की मात्रा क्या है? फिक्स है। कार्बन की मात्रा क्या है? फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग है। ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग है। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कर रहा है? यही कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं, दो तत्व आपस में जब मिलते हैं और मिलने के बाद दो या उससे अधिक, यहाँ पे एक ही यौगिक बन रहा है, दो या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। यानी दूसरे तत्व की मात्रा फिक्स रहेगी और एक तत्व की मात्रा अलग अलग होगी। यही गुणित अनुपात का नियम है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करने पे तीन तरह से सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। पहले कैसे रिएक्ट करेंगे? S+O, तो ये बनेगा SO, फिर S+O2, तो ये बन जाता है SO2, फिर S+O3, तो ये बन जाता है SO3। अब तीनों में देखिए, SO, SO2, SO3, तीनों में ही आप देखेंगे। जब आप तीनों में ही देखेंगे तो यहां पाएंगे सल्फर एक है, ठीक, ऑक्सीजन एक है, यहां पे सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो है, यहां पे सल्फर एक है और यहां पर ऑक्सीजन तीन है। अब देखिए सल्फर की मात्रा तीनों में फिक्स है, 1 1 1, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा तीनों में डिफरेंस है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये पार्ट तो क्लियर हुआ कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके कोई यौगिक बना रहे हैं, ये दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा से संयोग करती है, और जब भिन्न भिन्न मात्रा से संयोग करती है तो ये एक सरल अनुपात में होती है। सरल अनुपात में देखिए कैसे, सल्फर का 1, फिर 2:3, ये सरल अनुपात में है कि नहीं? सल्फर 1, 2 और ये 3, तो ये एक सरल अनुपात या फिर गुणित अनुपात में होगी। गुणित अनुपात में कैसे? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस अनुपात में भी हो सकती है। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद दो या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, जो सरल या गुणित अनुपात में होती है। क्लियर? क्यों सात्विक, क्लियर हो गया? हंस लो बेटा, तुम हंस लो बस। हाँ पल्लवी कैसा है? ठीक है? कोई क्लियर? कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज क्लियर? चल ठीक है, अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अब अगला नियम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए अब अगला नियम देखते हैं, ठीक है? एक बात ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जिसे यह नियम समझ में आ गया, उसे मैं चैलेंज करता हूं कि वो 12वीं और 11वीं आसानी से पास हो जाएगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। किंतु यदि यह नियम आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो आप लोग यह मान लीजिए कि आप केवल केमिस्ट्री में कमजोर नहीं हैं, आप फिर फिजिक्स में भी कमजोर हैं, आप फिर मैथ्स में भी कमजोर हैं, बायो में भी कमजोर हैं। इसलिए इस नियम को जिसने समझ लिया, उसको मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में होशियार है और पढ़ने वाला बच्चा है। तो आइए हम पढ़ते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या तुल्य अनुपात का नियम भी इसके कहते हैं। तुल्य यानी समान या बराबर होता है। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह नियम जब आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा।
वरना आपको नहीं समझ में आने वाला। तो व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है? दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, ध्यान से देखिएगा, दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं। क्या लिखा हुआ है? दो तत्व हैं, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपके पास दो तत्व हैं, ठीक है। इनकी भिन्न भिन्न मात्रा, जो भी मात्रा है मान लीजिए, किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से संयोग कर रहे हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सामान्य कंपाउंड क्या बनाते हैं? CH4। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर सामान्य कंपाउंड क्या बनाते हैं? H2O। दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्या करेंगे? संयोग कर रही हैं। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे चार हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16। लेकिन कह क्या रहा है? तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करेंगे। तो तीसरे तत्व क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो निश्चित मात्रा तो हुई नहीं। तो पहले हम इसकी मात्रा को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करें कि इसको 2 से डिवाइड कर दें या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 4 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉरी, ये 16 है, ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा? 32। अब देखिए, यहां पे अलग अलग मात्रा, किसकी? कार्बन की मात्रा अलग है और ऑक्सीजन की मात्रा अलग है, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा समान है। तो इतनी लाइन क्लियर हुई कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा, कार्बन और ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। अब आगे देखिए, तो पहले उन तत्वों के द्रव्यमान के समान होगी। तो ये जो आपको कैलकुलेशन मिला ना, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या मिला? 12:32। क्या मिला? 12:32। तो क्या बोल रहा है? तो पहले उन तत्वों के द्रव्यमान के समान होगी, या तो जो रिएक्शन पे हमको मिला है तो इन तत्वों के द्रव्यमान के समान होगी या गुणित अनुपात में होगी। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू, ये जो आपको 12:32 मिली, वो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के समान होगी या फिर गुणित अनुपात में होगी। तुल्य यानी समान या फिर गुणित अनुपात में होगी या गुणित होगी, जिन मात्राओं में परस्पर ये तत्व संयोग करते हैं। जिन मात्राओं में ये दोनों तत्व संयोग करेंगे, जिन मात्राओं में ये दोनों तत्व क्या करेंगे? संयोग करेंगे, तो जो ये वैल्यू हमको मिली है, ये वाली जो वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू के इसके द्रव्यमान के बराबर होगी। यदि बराबर नहीं है तो गुणित होगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। अब हम मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनेगा। अब देखिए, कार्बन CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये देखिए, ये हमको मिला है, बराबर मिला है हमको। तो कुल मिला के यदि हमको इन दोनों के रिएक्शंस में नहीं पता कि क्या मिलेगा, तो हम ये रिएक्शन करा के इन दोनों के रिएक्शन को पता कर सकते हैं कि क्या द्रव्यमान हमको मिलेगा। तो बहुत इजी है, आसानी से समझिए कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, ठीक है, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो वैल्यू इन दोनों, ये दोनों तत्व जब संयोग करेंगे तो उसकी मात्रा के बराबर होगी
और यदि बराबर नहीं है तो गुणित होगी। क्या होगी? गुणित होगी। यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए ठीक। अब अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम क्या है, समझ में आया राहुल? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं? चलो ठीक है।